गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में 6th चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, मनी वाले चैप्टर को। अब हमारा 7th चैप्टर आता है, बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। हम इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा कमर्शियल बैंक्स और उसके फंक्शंस, दूसरी चीज़ हमारे सेंट्रल बैंक और उनके फंक्शंस। हम यही दो टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से आपके पेपर में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। ऐसे ही मनी वाले चैप्टर से आपके पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है और इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस और कमर्शियल बैंक और इसके फंक्शंस, या फिर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये देखो कि कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स क्या होते हैं? जो हमारे डिपॉजिट्स लेते हैं और क्या प्रोवाइड करता है, लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। लेंडिंग मतलब उधार देते हैं। ठीक है, वो बैंक वो वित्तीय संस्था है जो लोगों का पैसा अपने पास जमा लेती है और फिर क्या करती है, उपभोग के लिए या फिर उनको निवेश के लिए उधार देती है। कमर्शियल बैंक्स का अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक वह वित्तीय संस्था है। कमर्शियल बैंक क्या है? वित्तीय संस्था। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सबका हेड होता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से बैंक्स आ गए? जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, छोटे बैंक्स इन द सेंस नेशनलाइज्ड बैंक्स जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो लोगों की मनी अपने आप अपने पास क्या करती हैं, डिपॉजिट के रूप में अपने पास लेते हैं, जमा को स्वीकार करती हैं और फिर उनको उपभोग तथा निवेश के लिए क्या करते हैं, उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त आपके बैंक्स जो होते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं वो हम अब देखो धीरे धीरे देखेंगे वन बाय वन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके जो फंक्शंस है ना, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे साख निर्माण करती है, कैपिटल फॉर्मेशन करती है, आपके पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करती है। दूसरी चीज़ एजेंसी का कार्य भी करती है और डिफरेंट डिफरेंट हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो वन बाय वन हम अब देखेंगे। तो फंक्शंस कौन से होंगे कमर्शियल बैंक के? 3 तरह के फंक्शंस होते हैं आपके। फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी फंक्शन, सेकंड आता है आपका गौण कार्य या फिर सेकेंडरी फंक्शंस, और थर्ड आता है आपका सोशल फंक्शन। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस आपके वो फंक्शंस होते हैं जो सबसे पहले और जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो हर कोई जानता है। क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, इसके डेफिनेशन में भी आ जाता है, और क्या करते हैं, एडवांसिंग और लोन करते हैं। तो आपके प्राइमरी फंक्शंस ये दोनों ही हैं। ठीक है, क्या करते हैं आपके बैंक्स? एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं और लोन्स को एडवांस देते हैं, एडवांसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अब डिपॉजिट्स किस सेंस में वो देते हैं, अपना पैसा जो है वो किस सेंस में ग्राहक को अपना पैसा इनको देते हैं या फिर जमा कराते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मतलब एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट में क्या होता है कि आपको एक बार क्या बता दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट बता दी जाती है कि आपको इतने टाइम के लिए इतने रुपए पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर आपको एक महीने के, एक साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर इससे ज़्यादा अपना पैसा बैंक में फिक्स्ड रखना है, ना ही उसमें से कुछ निकालना है और ना ही उसमें डालना है। एक ऐसा अकाउंट होता है एफडी अकाउंट जिसमें हम दोबारा से ऐड भी नहीं कर सकते। अगर कुछ हमें उसमें ऐड ऑन करना है तो वो दोबारा से हम क्या करते हैं, नई एफडी बनवाते हैं, नई एफडी अकाउंट ओपन कराते हैं, नया नंबर आता है हमारे पास, अकाउंट नंबर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक हमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट दे देते हैं कि इस टाइम पे आपने एफडी कराई थी तो ये इंटरेस्ट रेट है उसका, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो वो होता है आपका एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा आता है आपका करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली किसके होते हैं? ये जो बिजनेसमैन होता है उसके होते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है आपका करंट अकाउंट उसके होते हैं मेनली जो होते हैं। इसमें वो क्या करता है, वो कितनी बार भी अपने पैसे जमा करा सकता है और निकाल सकता है। और एक मेन चीज़ जो सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको करंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग में मिलता है, आरडी अकाउंट में मिलता है, एफडी अकाउंट में मिलता है, बट आपको करंट डिपॉजिट्स पे कभी भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, बल्कि वो आपसे सेविंग चार्जेस लेता है, सॉरी
सर्विस चार्जेस लेता है कि मैंने आपको ये सर्विस प्रोवाइड की है कि भाई मैं आपके पैसे ले रहा हूँ और बार बार निकाल रहा हूँ, ले रहा हूँ और बार बार निकाल रहा हूँ, सेफ रख रहा हूँ आपके पैसे को, तो इसीलिए आप मेरे को सर्विस चार्जेस दो। वो सर्विस चार्जेस ज़रूर आपसे चार्ज करते हैं, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं देते हैं वो, ठीक है। तो इसमें वो आपकी जब आपकी ज़रूरत हो कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो और डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है आपके पास सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जब एक आदमी या फिर कोई इंडिविजुअल अपने मनी या फिर अपनी इनकम में से या फिर कहीं से भी थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने पैसे को जोड़ता है और फिर उसको बैंक में जमा कराता है, और एक निश्चित मात्रा में ही उसमें से पैसा निकलवा सकता है या फिर डलवा सकता है। जिसके पास पैन कार्ड होता है वो 2 लाख रुपए तक एक टाइम में डलवा सकता है। 2 लाख अगर वो डलवाता है तो आपके पास इनकम टैक्स की कभी भी नोटिस आ सकता है 2 लाख से, इसलिए आपको कम कराना पड़ता है, ठीक है। और जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो 50,000 से कम करा सकता है। तो ये सेविंग की आपकी क्या है, एक तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं, और आप सेविंग में से एक टाइम पे कितने जो है पर्टिकुलर अमाउंट में ही आपको निकालना होता है। ये नहीं है कि आप कितने भी निकाल लोगे एक टाइम में, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपका अगला अकाउंट है होम सेफ सेविंग अकाउंट। ये अभी नया अकाउंट है। इसमें क्या करते हैं, बैंक वाले एक लॉकर प्रोवाइड कर देते हैं और वो उनके घर रख देते हैं डिपॉजिटर्स के। वो उसमें अपना पैसा मतलब टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने पैसे को कहाँ ले जाते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें बहुत कम ब्याज दिया जाता है। तो ये है आपका होम सेफ सेविंग अकाउंट। अगला है आपका आरडी अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, हर महीने किश्त कटनी पड़ती है, हर महीने किश्त कटती है कि आप हर महीने आपको कुछ भी हो, चाहे 2,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, कितने की भी अगर आपको आरडी ओपन करानी है तो वो आरडी आप ओपन करा सकते हो। 6 महीने की, 1 साल की, 15 महीने की, 18 महीने की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, जितने टाइम के लिए। उसमें भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी जब आपका ये अकाउंट पूरा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है आपका आरडी अकाउंट। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एडवांसिंग ऑफ लोन्स। हम लोन क्या करते हैं, जो हम पैसा उधार, अब पैसा बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, जब डिपॉजिट लेगा वो तभी तो वो आगे लैंडिंग करेगा ना। तो इसीलिए जो बैंक पैसा उधार देता है वो उधार के लिए क्या करता है, वो अपने पास पहले पैसा उसको जमा के रूप में रखना होता है। और उसमें से भी ये नहीं है कि अगर उसके पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो वो 100 के 100 करोड़ अपने एडवांसेस दे दे। एक सीडी रेशो होती है, करंट और एडवांस रेशो, मतलब आपकी एडवांसिंग की और आपकी सेविंग की, डिपॉजिट्स की। तो वो आपकी रेशो होती है, जो आपको क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट में रख के कि अगर कोई भी डिमांड करता है उनकी डिमांड को पूरा करा जा सके कस्टमर्स की, बाकी का पैसा क्या कर देते हैं, एडवांसिंग में लगा देते हैं, उधार दे देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के लोन हम प्रोवाइड करते हैं इसमें बैंक्स के थ्रू। क्या होते हैं आपके पास, फर्स्ट आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होती है, एक तरीके से ओवरड्राफ्ट होती है, ठीक है। एक तरीके से ओवरड्राफ्ट होती है, ओवरड्राफ्ट नहीं कह सकते हम इसको, एक तरीके से ओवरड्राफ्ट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऋणी को एक पर्टिकुलर, मतलब जो एक लिमिट बना दी जाती है कि आप इतनी लिमिट तक अपना पैसा निकाल सकते हो। अब जितने दिन के लिए भी वो पैसा वो यूज़ करता है उतने दिन के लिए ही उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें वही आप अपना कभी भी पैसा निकलवा सकते हो और कभी भी डलवा सकते हो। एक दिन में 4, 5, 2, मतलब जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शन करा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है ऐसे, ठीक है। तो ये थी आपकी कैश क्रेडिट लिमिट। दूसरी चीज़ आती है आपके पास, इसमें बेसिकली जो इसमें डिफरेंस है आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट में और सीसी अकाउंट में। सीसी अकाउंट में आपको आपका स्टॉक जो होता है ना, वो स्टॉक मेंटेन जो है, स्टॉक की लिस्ट देनी पड़ती है। ओवरड्राफ्ट में स्टॉक की लिस्ट नहीं देनी पड़ती है आपको, ठीक है। इसमें जो होता है वो आपकी जमा से अधिक आपको अनुमति दे देते हैं, ऐसे ही उसमें कोई आपको लिस्ट नहीं रखनी पड़ती। लेकिन इसमें जो है वो आपको आपकी स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि किस बेस पर वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ये कैश क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी आपकी ओवरड्राफ्ट वो मैंने बता दी, इसमें आपकी स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, इसमें आपकी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ती। तीसरी चीज़ आती है आपके पास डिमांड लोन। डिमांड लोन आपको पता है जो होते हैं, जब हम डिमांड करते हैं कि हमें कुछ
लोन चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए और उसकी आप एज अ मोर्टगेज अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं या फिर कुछ और रखते हैं, तो ये आपके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर लगता है आपका मोर्टगेज का चार्ज। और आपकी जो मूवेबल होती है उसके आप प्लेज आपकी कुछ भी लगा सकते हो, प्लेज वगैरह लगा सकते हो, हाइपोथिकेशन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी चार्ज आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपकी डिमांड पर ही आपको लोन दिया जाता है और उसके जब आप लेते हो ये लोन उसके जस्ट बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। इसमें ये नहीं है कि आपने पैसा यूज़ करा या नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। लेकिन आपकी लिमिट में सीसी अकाउंट में क्या होता है, जितने दिन आपने पैसा यूज़ किया, जितने टाइम आपने पैसा यूज़ किया, उतना ही आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो आपका फ़ायदा सीसी लिमिट में होता है, बिजनेस के लिए खासकर। अगला है आपका शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है, इस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है आप कोई भी सिक्योरिटी के लिए अपने सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ भी रखो। इसमें पर्सनल लोन वगैरह दिए जाते हैं और उसमें जो राशि होती है ना लोन की वो बहुत कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके प्राइमरी फंक्शंस। अब आते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शंस पे। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या होते हैं, सेकेंडरी बेसिस पे जो कार्य होते हैं एजेंट के रूप में या फिर सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के रूप में। फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। तो आपके बैंक क्या करते हैं, आपसे चेक वगैरह, आपसे रेंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं और आगे टैक्सेस के रूप में पे करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। आपके बैंक्स जो है शेयर्स को खरीदने में और बेचने में भी हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स। ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर्स आपके कैसे वो करते हैं, आपके बैंक द्वारा अपने ग्राहक अगर कोई कहता है उन्हें, तो वो उनके संपत्ति के ट्रस्ट और प्रबंधक का कार्य भी करते हैं, मतलब ट्रस्टी भी बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास रेमिटिंग ऑफ मनी। रेमिटिंग का मतलब क्या होता है, आपके पैसे को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमांड ड्राफ्ट। तो पता होगा ना आपका डीडी क्या होता है आपको, ठीक है, तो बैंक ड्राफ्ट डीडी के थ्रू आप पैसे को भेज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। परचेज एंड सेल का मतलब ये है कि आप जो है बैंक विदेशी मुद्रा को यूज़ करने के लिए बैंक के थ्रू हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगला आता है लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना जो है वो देश विदेशों के बैंक्स वगैरह को या फिर व्यापारियों को अपने थ्रू पहुंचाता है। अगला आता है अंडर राइटिंग। बैंक जो है वो अंडर राइटिंग का कार्य भी करता है, मतलब जो शेयर्स हैं वो बेचता भी है अंडर राइटर बन के। तो ये तो थी हमारी एजेंसी फंक्शन जहाँ पे वो एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब आती है हमारी जनरल फैसिलिटीज़, कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स,